भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो भाई अपने राजकुमार नरेश स्कॉट मैकटोमिने के लिए यार कुछ शब्द लिखे हमने, तो गौर फरमाइएगा जरा। स्कॉट मैकटोमिने, तूने लगा दिए एल बहुत यूनाइटेड के, तूने लगा दिए एल बहुत यूनाइटेड के। चला जा भोसड़ी के। Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily। और आज के एपिसोड की जो पहली अपडेट होने वाली है वो आती है हमारी हाला मैड्रिड से। सबसे पहले तो भाई रियल मैड्रिड काफ़ी शांत ट्रांसफर विंडो के बाद, इवन दो यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी, फेरेंटिनो पेरेज ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर हम कोई बड़ी साइनिंग नहीं कर सकते और ये रियल मैड्रिड की टीम अपने आप में कंप्लीट है एंड वी शुड एक्चुअली पुट रिस्पेक्ट टू दिस टीम जिसने पिछले सीजन चैंपियंस लीग और ला लीगा और अब यहाँ पे यूएफए सुपर कप जीत लिया है। लेकिन हमने यहाँ पर एक्चुअली में एक स्पेनिश स्ट्राइकर ऑलमोस्ट साइन कर लिया है जो कि इवेंचुअली यहाँ पर ला मासिया प्रोडक्ट भी है। अब यहाँ पर ये प्लेयर हमने लेवरकूजन से साइन किया है। इस रेस में एथलेटिको मैड्रिड भी थी, लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड का जो पुल था वो ऑफकोर्स एथलेटिको मैड्रिड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ना प्लेयर के साथ थी, ना किसी राइवल की थी, ना किसी बैकग्राउंड की थी। बस यहाँ पर ये था कि लेवरकूजन को हमको एक ऐसी डील देनी थी जो उनको फाइनेंशियली बेनिफिट करे, और वो चीज़ यहाँ पर रियल मैड्रिड शायद से ऑलमोस्ट कंप्लीट करती हुई दिख रही है। तो एक प्लेयर तो यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं, दैट इज द स्पेनिश स्ट्राइकर ब्रावो। इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये इनडायरेक्टली ये भी बताइए कि रोनाल्डो के ट्रांसफर की स्टोरी क्या है, उस पर भी मैं तुमको अपडेट दे दूंगा। अब रिसेंटली होता यार ये है कि यूएफए सुपर कप के बाद जब फेरेंटिनो पेरेज एक हॉल से गुजर रहे होते तो जहाँ पर फैंस एक्चुअली उनको ग्रीट कर रहे थे, वहाँ पर फैंस ने एक्चुअली में काफ़ी चिल्लाया कि भाई साइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फेरेंटिनो पेरेज ने सुना, वो मुड़े और एक्चुअली में उन्होंने फिर से एक बार रीइटरेट करा कि ठीक है क्या बोल रहे हो, तो उन्होंने फिर से बोला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करो एंड ही सेड कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू रियल मैड्रिड इट वोंट बी पॉसिबल बिकॉज ही इज 38 ईयर्स ओल्ड। यानी कि उसने बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दिया था। मैंने बस तुमको उसको एलैबोरेट करके बताया और ये चीज़ एक्चुअली बताता है कि इवन दो चाहे हाफ ऑफ द मैड्रिड स्टार्स, 80% मैड्रिड स्टार्स, 90% मैड्रिड स्टार ये चाहे इमोशनली कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड का एक लास्ट नचनिया वाला डांस हो जाए, बट स्टिल जो फेरेंटिनो पेरेज है वो भाई अपने बिजनेसमैन, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, उसकी स्ट्रैटेजी है, जो उसके तौर तरीके हैं, उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हाउएवर यहाँ पर लूका मॉड्रिच इस चीज़ का एक बहुत बड़ा लूप होल है और वो बताता है कि एक्सेप्शंस आर मेड। इवन दो ये भी देखने वाली बात है कि शायद से बेंजिमा के साथ ये चीज़ होगी या नहीं होगी। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ अगर रोनाल्डो के ट्रांसफर स्टोरी की बात करें तो काफ़ी ठंडा मामला चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैक स्टेज कोई काम नहीं चल रहा। अभी भी जो विश है, जो ऑब्जेक्टिव है या फिर कहें कि जो एम है वो रोनाल्डो को यही है कि इफ एन ऑफर अराइव फ्रॉम अ चैंपियंस लीग क्लब, वो यहाँ पर यूनाइटेड को छोड़ने के लिए तैयार है। चैंपियंस लीग फुटबॉल इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अभी भी मामला यहाँ पर बस फ्रंट में नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन बिहाइंड द सीन पूरा काम चालू है। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो भाई मार्कस रैशफोर्ड टू पीएसजी एक नई कहानी उभर के आई है। मतलब इस समय तो यूनाइटेड में हम इतना घुस चुके हैं ना, इतना डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि यूनाइटेड और ट्रांसफर में इनकमिंग की बात हो रही है, सारी आउटगोइंग की तो सोचते ही नहीं है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे जूलियन लॉरेंस ने, यहाँ पे टेलीग्राफ ने और काफ़ी लेग क्विप की बात करें ESPN, टेलीग्राफ, काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस चीज़ को कवर करा है हाल ही में। लेकिन मैं तुमको टेलीग्राफ के बेसिस पे मैं तुमको पूरी कहानी समझाऊँ क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इंटेल दिया है इस पूरी कहानी पे। सबसे पहले देखो इसका टाइमलाइन स्टार्ट करते हैं। मॉरिशियो पोचेटिनो चाहता था कि मार्कस रैशफोर्ड को वो लेके आए क्योंकि उस टाइम किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड के लिए मूव को फोर्स कर रहा था। इवेंचुअली उसने यहाँ पर साइन कर लिया पीएसजी के साथ एक डील। उस टाइम यहाँ पर पोचेटिनो चाहता था कि वो मार्कस रैशफोर्ड को लेके आए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं, क्रिस्टोफर गाल्टियर नया मैनेजर बनता है। उसने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये चीज़ कही कि देखो इकार्डी के साथ है और सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे को एक नया फॉरवर्ड चाहिए और पीएसजी एक नए फॉरवर्ड के लिए मार्केट में उतरी हुई है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे नाम से और उसमें से एक नाम निकल के आया, दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। अब रैशफोर्ड की अगर हम बात करें तो उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 2023 तक है। हाउएवर यहाँ पर यूनाइटेड के पास एक ऑप्शन है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर कर दे, लेकिन फिर भी ये चीज़ ट्रिगर करने वाली बात आई थिंक मेरे ख्याल से तभी होगी जब यहाँ पर प्राइस बढ़ानी होगी। यानी कि मान लो 50 के आसपास की मानते हैं कि ठीक है रैशफोर्ड का प्राइस 50 है, उसको बढ़ा के वो 80 कर देंगे कि ठीक है अब इसका कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक का है, 2 साल बचे हुए, 80 दो, यही तो निकलो। अब यहाँ पर सबसे पहले दो तरीके हैं कि यहाँ पर क्या रैशफोर्ड जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अब अगर रैशफोर्ड के पर्सपेक्टिव की बात करें तो देखो यहाँ पर 3 चीज़ें हमको सोचनी पड़ेगी, पीएसजी की पर्सपेक्टिव से, यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से और रैशफोर्ड के पर्सपेक्टिव से, उसके खुद के डिसीजन में। अगर यूनाइटेड की बात करें तो पिछला सीजन बहुत खराब था और इस समय हमको लग रहा है कि एरिक टेन हैग के बहुत इंटीग्रल प्लान्स में मार्कस रैशफोर्ड है
और वो हमको पहले प्रीमियर लीग के मैच में और प्री सीजन में हमको दिख गया। तो यहाँ पर ये चीज़ तो है कि राशफोर्ड का बहुत बड़ा से है। रिसेंट इंटरव्यूज में उसने ये चीज़ भी कही थी कि यूनाइटेड में ही वो अपना फ्यूचर देखता है और प्रीमियर लीग में ही वो कमिटेड रहेगा। अमिट की यहाँ पर पिछले सीजन बहुत ज़्यादा टेंशन था कि राशफोर्ड शायद से छोड़ सकता है। अब बात करते हैं पीएसजी की। अब देखो पीएसजी उतरी तो हुई है स्ट्राइकर में, और यहाँ पर क्रिस्टोफर गाल्टियर को एक नया स्ट्राइकर भी चाहिए। पीएसजी मार्कस राशफोर्ड को लेके आना चाहती है, रिलॉन्च करेगी, और उनको पता है कि यहाँ पर यूनाइटेड में काफ़ी अनबन है, काफ़ी अनस्टेबल है, इसके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 12 महीने है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि शायद से पीएसजी इस पे पाउंस कर दे। तीसरा है कि हम यहाँ पर एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है वर्ल्ड कप। गैरेथ साउथगेट के प्लान्स में राशफोर्ड अभी है ही नहीं, और राशफोर्ड को एक्चुअली में अगर अपने आप को रिजुविनेट करना है, रिलॉन्च करना है, तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो यूनाइटेड में रहेगा या फिर पीएसजी में। अब ऊपर से देखिएगा यार पीएसजी में बहुत बड़ा चांस है, लेकिन तुम ये सोचो कि जहाँ नेमार, एम्बापे और लियोनेल मेसी डोमिनेट करेंगे फ्रंट थ्री को और राशफोर्ड खेलेगा सेकंड मिडल पे, वहीं यूनाइटेड में इवन दो वो कलेक्टिवली ट्रॉफीज नहीं जीत पाएगा, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस शायद से शाइन कर सकता है और अपने आप को रिलॉन्च कर सकता है। अब गैरेथ साउथगेट की वर्ल्ड कप वाली स्क्वाड में ट्रॉफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उसकी खुद की परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो ये है कि देखो अभी पीएसजी को ये नहीं पता कि राशफोर्ड आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ तो हम यहाँ पर स्पेकुलेट कर सकते हैं कि क्या राशफोर्ड एक्चुअली में इस चीज़ को यूज़ कर सकता है, क्योंकि एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि राशफोर्ड की पीआर टीम, और वैसे हाँ इवेंचुअली मैं तुमको ये बताता हूँ कि राशफोर्ड के जो भाई हैं वो उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, उसके एजेंट भी आप कह सकते हैं। उन्होंने हाल ही में पिछले हफ्ते पीएसजी से मीटिंग भी करी है, तो इनिशियल टॉक्स जो होते हैं ना, जो नींव डालने वाली बात होती है, वो तो डल गई है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि राशफोर्ड पीएसजी को एज अ कोलैटरल और एज अ लाइबिलिटी यूज करके या फिर लेवरेज यूज करके यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक बढ़िया डील खींच ले, और यहाँ पर यूनाइटेड का फिर वही बन जाएगा जो भी अभी ट्रांसफर मार्केट में बनता हुआ आ रहा है, वो है चुतिया। यहाँ पर ये चीज़ सबसे बेकार होगी। व्हाट डू आई थिंक, मेरा ओपिनियन क्या है, देखो मैं राशफोर्ड को रखना चाहूंगा यूनाइटेड में। आई नो उसका बहुत रफ पैच होता, बट उसको एरिक टेन हैग काफी सही से यूज कर सकता है। लेकिन अगर ये डील इस तरीके से शेप होने वाली है कि यूनाइटेड से एक बहुत बढ़िया डील खींच ले, आई जस्ट होप कि फिर यूनाइटेड इसको सेल कर दे और रादर की इसके चंगुल में फंस जाए। बिकॉज तुमको पता है राशफोर्ड, इंग्लिश टैक्स और प्रीमियर लीग और लाइक सब बकचोदी हो जाती है ना, तो उस चक्कर में लाइक वो 300, 350, 400 आज के में कोई भी अगर एवरेज से वर्ल्ड क्लास प्लेयर के लेवल का प्लेयर है तो यूनाइटेड से खींच ही लेगा। वो हमको पिछले टाइम से दिखता हुआ आ रहा है। इसी के साथ यार अब बात करते हैं हम थोड़ी सी आंद्रे राबियो की। अब देखो राबियो के हिसाब से ना मामला थोड़ा सा वॉलेटाइल है। शुरुआत में आज की हम बात करें तो डेली मेल ने ये रिपोर्ट किया था ये डील कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि इसके पीछे सीन ये था कि जो डिमांड्स हैं उसकी माँ की वो बहुत ज़्यादा हैं, वो अनरियलिस्टिक हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो वॉलेटाइल होते हुए इस चीज़ पे आ गई कि देखो अभी इस समय यहाँ पर यूनाइटेड के जो ऑफिशियल्स हैं और यहाँ पर राबियो की जो माँ है वो यहाँ पर डेफिनेटली नेगोशिएशंस में मीटिंग कर रहे हैं। टुरिन में ही अवेलेबल हैं, सब वहीं पर ही मौजूद हैं। और यहाँ पर यूनाइटेड चाहती है कि 10 से 15% तक का पे कट यहाँ पर राबियो ले, लेकिन राबियो नहीं चाहता। वो यहाँ पर चाहता है कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी यूवे के साथ थी वो यहाँ पर यूनाइटेड के साथ हो। यूवे और यूनाइटेड में दोनों में ही एग्रीमेंट हो चुका है, बस प्लेयर के साथ एग्रीमेंट बाकी है। अब ये खैर मिडफील्डर की बात करी है तो बात करते हैं मिलिंकोविच साविच की। साविच के हिसाब से अभी डिस्कशन में कह सकता हूँ कि इतना तगड़ा नहीं हुआ है कि मेन स्ट्रीम उसको कवर करे, लेकिन इंटरनली दे आर डिसाइडिंग कि क्या इसके पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का बच रहा है और 50 मिलियन के आसपास का प्राइस टैग यहाँ पर लगा हुआ है और यूनाइटेड इसको पे कर सकती है। मेरे हिसाब से साविच का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू राबियो। लेकिन हाँ, क्योंकि हमको पता है कि एरिक टेन हैग के पास पूरी फ्रीडम है और मेरे को लगता है कि यूनाइटेड ज़्यादा अकड़म पकड़म कर भी नहीं रही है एरिक टेन हैग के बीच में। लाइक फ्रैंकी डी जॉन्ग के मामले में हम गाली दे सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन यार देखो एक प्लेयर को आना ही नहीं है तो उसमें आप कितना ही कर दो, चाहे आप उसके सामने 200 मिलियन फेंक दो, लेकिन जब उसको आना ही नहीं है तो उसका कुछ फायदा भी नहीं हो। खैर वो 200 मिलियन फेंक दोगे तो बहुत चूतिया भी कहलाओगे फिर, बट तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। इसी के साथ बात करते हैं हम यहाँ पर एक और पोजीशन की जो कि है फॉरवर्ड। वहाँ पर एंटनी है, गाकपो है। अब गाकपो के हिसाब से देखो सबसे बड़ा मैंने तुमको पिछले वाले डेली एपिसोड में बताया था कि वहाँ पर प्रीमियर लीग जो चैंपियन लीग का मुद्दा है वो बड़ा है। और इस समय पीएसवी की हम बात करें तो पीएसवी अपना 24 अगस्त को चैंपियन लीग का मैच खेलने वाली है जो कि रेंजर्स के साथ होगा। जीते तो ग्रुप स्टेज में जाएंगे, हार गए तो बाहर जाएंगे। और वहाँ पर एक कह सकते हैं कि अगर ऐसा है भी, जैसे कह रहे हैं कि यूनाइटेड 40 मिलियन का ऑफर दे सकती है, तो अगर ऐसा है भी तो 24 सितंबर अगस्त से पहले तो ये चीज़ नहीं होने वाली जब तक पीएसवी अपने फाइनल गेम नहीं खेल लेती चैंपियन लीग में एंटर करने के लिए। बाकी खैर मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एथलेटिक की रिपोर्ट में जो स्टैट्स को कंपेयर किया गया तो एंटनी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है गाकपो से। दोनों के स्टैट्स काफ़ी सही हैं और यूनाइटेड उसको काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से यूज़ कर सकती है एज ऑफ नाउ। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं बार्सिलोना की।
तो भाई अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2:45 बज रहे हैं, तो अभी 15-20 मिनट पहले यहाँ पर एक खबर आई है कि इस समय जॉन लेपोर्ता, एलेमनी और जॉर्डी ग्रूफ की हम बात करें तो ये सब के सब यहाँ पर अवेलेबल हैं, ऑफिस में वहाँ मौजूद हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मीटिंग है वो इस चीज़ के हिसाब से निकल रही है कि जो रजिस्टर है हम प्लेयर को रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रिसेंटली यार इरशाद रहमान ने यार इस चीज़ पे काफ़ी बोल्ड, जो उसकी मून रिलायबिलिटी होती है ना उसको पूरा पीला चमकदार करते हुए उसने ये चीज़ हमको अपडेट दी है कि फोर्थ लेवर 90% एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लालिगा के पास नहीं पहुंचे हैं। और यहाँ पर इवन दो यहाँ पर बार्सिलोना, फ्रैंक कैसी सब अगर हम इनकी बात करें, क्रिस्टेंसन की बात करें, तो सबको ये ऑप्टिमिस्टिक तो है कि प्लेयर रजिस्टर हो जाएंगे, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि एक्चुअली में कितने प्लेयर और कौन कौन से प्लेयर रजिस्टर होने वाले हैं। लेवेंडोव्स्की, रफीनिया, जूल्स कोंटे, ये सारे के सारे प्लेयर सबसे पहले रजिस्टर होंगे। और जो मामला अटकेगा तो वो यहाँ पर कैसी के साथ अटक सकता है और क्रिस्टेंसन के साथ अटक सकता है। देयर इज अ क्लॉज कि अगर ये रजिस्टर नहीं होते तो यहाँ पर ये फ्री में छोड़ सकते हैं। हाउएवर यहाँ पर बार्सिलोना पूरे ऑप्टिमिस्टिक है कि ये चीज़ नहीं होने वाली और हम इस चीज़ को बचा लेंगे। इसी के साथ बात करते हैं फ्रैंकी डियोंग की। कोई मैं कहानी पे ज्ञान नहीं दूंगा, सिंपल अपडेट देता हूँ। अभी भी कंफर्म यही है कि फ्रैंकी डियोंग यहाँ पर छोड़ने से मना कर रहा है बार्सिलोना को। हाँ, ये एक्सपेक्टेड है कि 48 से 72 घंटे के अंदर यहाँ पर कुछ अपडेट आ सकता है, लेकिन मैंने तुमको पहले ही बताया कि चेल्सी जब तक नहीं जाएगी, जब तक ऑफिशियल ऑफर टेबल नहीं होगा, फॉर्मल ऑफिशियल, तब तक टेबल पे नहीं रखा जाएगा जब तक डियोंग चेल्सी को हाँ नहीं किया जाता। यूनाइटेड के कुछ रिपोर्टर्स बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि यूनाइटेड का यहाँ पर चांस है। आई थिंक देयर इज अ चांस कि ऑप्टिमिस्टिक रहना बिल्कुल सही है, लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक अगर 10% तक रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं तुम्हारे साथ प्रैंक हो जाएगा हमारे साथ भी। इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है चेल्सी और वेस्ले फोफाना से। तो ब्रेंडन रॉजर्स ने एक बार फिर से इसको रिट्रेट कर दिया कि फोफाना के रिगार्डिंग जो 1-2 ऑफर यहाँ पर चेल्सी ने दिए हैं वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। हाउएवर यहाँ पर मैं बहुत हाउएवर बोलता हूँ, लेकिन हाउएवर ब्रेंडन रॉजर्स ने ये भी चीज़ कही ना कि रॉजर्स के अगर आप पिछले इंटरव्यू के स्टेटमेंट्स को देखोगे ना तो स्टैंड नरम तो हो रहा है, यानी कि अगर चेल्सी पुश करती है तो मेरे ख्याल से डील साइन हो जाएगी। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर चेल्सी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कौन सी डील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आई थिंक फ्रैंकी डियोंग की या फिर फोफाना की। तो मेरे को लगता है कि फोफाना की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हाइप की हम बात करें, अगर स्केल की हम बात करें, अगर हम रीच की बात करें, फेमस की बात करें, लाइक एंगेजमेंट की बात करें, तो वो यहाँ पर शायद से फ्रैंकी डियोंग वाली डील लग रही है। और इसलिए कहीं ना कहीं चेल्सी बहुत ज़्यादा उतावली हो रही है या फिर उतारू हो रही है फ्रैंकी डियोंग की डील कंप्लीट करने में। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सीधा फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।